आज जब इस वर्ष का बजट आया तो स्वाभाविक रूप से सरकार की तो ये कोशिश होती है कि वह सभी क्षेत्रों पर ध्यान दे, सभी वर्गों पर ध्यान दे, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से 137% की जो वृद्धि की गई है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आमतौर पर जब इस महामारी से हम लोग जूझ रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि वैक्सीन हम पहले बनाएंगे या वैक्सीन दूसरे देश बनाएंगे और वो वैक्सीन हम सबको मिल पाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाकर जो देश को देशी उपलब्ध कराई, इसके कारण निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान भी बढ़ा है। कोरोना के इस कालखंड में चाहे उस समय दवाइयों को देने का मामला हो और चाहे आज वैक्सीन को देने का मामला हो, भारत दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। यह हम सब भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व की बात है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं। कई बार यह बात आती है हमारे प्रतिपक्ष के विद्वान वक्ताओं के मुंह से कि भाई आप तो ये कहते हैं कि सब मोदी जी की सरकार ने किया है और बाकी पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल हॉल के अपने पहले भाषण में, जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने यह कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और न ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और न आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से यह तो सच है कि जो काम नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में होगा, जिस ऊर्जा से होगा, जिस गति से होगा, जिस पारदर्शिता से होगा, जिस दृढ़ संकल्प से होगा, तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी। मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई। फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए।
सरकार बनी थी, स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे। लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की। एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%। और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे। तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए, गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं। वो समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे, और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अब तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है। उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए, स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जो गांव में रहने वाले हैं, और गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की जमीन है, हम उसके भूमि स्वामी होते थे, उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है, उसका हक और मालिकाना स्वतः किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया, और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। और मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है, एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए।
हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर, तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, ये प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है। व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। और आज अरे प्लीज, excuse me, please, he is not yielding. He is not yielding, so please. दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र भाई प्लीज, अरे मुझे स्पष्ट तो करने दीजिए। You still have a member. You can speak. He can reply later. नहीं, आपका नहीं लिया मैंने। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन राज्यों के अभी लगभग 20-22 राज्य ऐसे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए नया एक्ट बनाया है या उन्होंने एपीएमसी में शामिल किया है। नहीं We are already very tight on time. दीपेंद्र भाई, let him finish. You still have a member to speak. He can reply in that. Honorable Minister, please continue. Honorable Minister, please continue. रूल 6 में एपीएमसी ने अमेंडमेंट हुआ हरियाणा में, मगर उसके साथ साथ ये प्रावधान बना कि अगर एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खरीद सकती है तो कानूनी कार्रवाई और सजा होगी। आप सजा का प्रावधान करें। ठीक है दीपेंद्र भाई, आपकी बात आ गई, लेकिन मैं कुल देखिए दीपेंद्र जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा
तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है और ये पंजाब सरकार के एक्ट में है और जो भारत सरकार ने एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो हम सुनेंगे नहीं। देखिए दीपेन जी मैं ये एक्ट बता सकता हूँ आपको, पंजाब सरकार का एक्ट बता सकता हूँ। पंजाब सरकार के एक्ट में किसान को जेल जाने का प्रावधान है और अगर वो नहीं देगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन भारत सरकार का एक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं कि किसी और एक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने कहा पंजाब। सॉरी, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो ये कंफ्यूज होकर बोल रहे हैं। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था एपीएमसी को समाप्त करो। उस बात को अगर इंसान को बताओ। So, Honorable Minister. हुड्डा जी, अब एक मिनट, दीपेन जी Yes, sir. When any reference has to be made to a person और स्टेट or a state, Under which the individual rule? person Under which rule is are not you present putting up here. the point of order? and about a Sir, report under which is neither an official report nor a government report. So those Under which references must be- rule, Sharma ji, are you making the point of order? दीपेंद्र जी, Isn't given the दीपेन जी rule. प्लीज, दीपेन जी प्लीज। Honorable Minister, please sit, let him speak. देखिए ये Honorable कॉन्ट्रैक्ट member, फार्मिंग एक्ट honorable member. और ये ट्रेड एक्ट, ये सब हुड्डा जी की रिकमेंडेशन के कारण आए। कान खोलकर सुन लो, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट के कारण आए। और अब जब दोबारा से कृषि पर बहस हो, जब कृषि पर बहस हो तब आप पढ़ के आना और बहस करना, मैं जवाब Under which दूंगा आपको। rule, sir? Bhupendra Yadav ji has a point of order. Please say under Bhupendra which ji. rule and Madam, माननीय सभापति महोदय, Madam, Bhupendra Rule Yadav ji. 238, Rule 9 shall not obstruct proceeding his or interrupt and avoid making running commentaries with speeches are being made in the council. उनको जरा restrict करिए. Now, honorable members, please realize we are very short on time. And नहीं, let सभापति the महोदय, honorable मैं minister 2 मिनट finish में his समाप्त कर रहा हूँ। speech. You still have one member who can speak, so they can respond to what honorable minister is saying. So, माननीय honorable सभापति minister, जी, please don't give a माननीय chance. and सभापति जी, complete it. मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, खरीद में ट्रांसपेरेंसी आए, ई ट्रांजैक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड बढ़े, इसके लिए 1000 मंडियों को ई-नाम मंडी के रूप में परिवर्तित किया और 1000 और अब कर देंगे, बजट में प्रावधान हो गया। इसी प्रकार से लगातार हमने कोशिश की है कि कृषक की आमदनी दोगुनी हो और किसानी का योगदान देश के जीडीपी में तीव्र गति से बढ़े। ये जो कृषि सुधार बिल हैं, ये बिल भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपके माध्यम से सारे सदन को भी और सारे किसान भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो लेकर आए हैं, वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं और देश आगे बढ़े, गांव आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े और देश का इकबाल पूरी दुनिया में बुलंद हो, इस उद्देश्य के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।